कहा जाता है कि यस बैंक की नींव रखने वाले राणा कपूर की एक खास बात थी कि वो हर प्रस्ताव को यस यानी कि हाँ कहने के लिए जाने जाते थे। राणा कपूर के इसी हाँ को लेकर कर्मचारियों के बीच अक्सर ये मजाक चलता था कि राणा कपूर किसी भी लोन प्रस्ताव को मना नहीं करते, चाहे वो कितना भी जोखिम भरा हो। लेकिन उनकी इसी यस की आदत बाद में बैंक के पतन का कारण बनी। नौबत ये आई कि बैंक को डूबने से बचाने के लिए सरकार को दखल देना पड़ा। लेकिन एक बार फिर यस बैंक सुर्खियों में है, लेकिन इस बार यस बैंक नई वजह से चर्चा में है। यस बैंक में बड़ी हिस्सेदारी बिकने जा रही है। जानेंगे कि क्या यस बैंक बिकने जा रहा है, यस बैंक को खरीद कौन रहा है, आरबीआई ने कितनी हिस्सेदारी बेचने को हरी झंडी दे दी है और यस बैंक में ये नौबत क्यों आई है। यस बैंक अर्श से फर्श और फर्श से फिर अर्श तक पहुंचने की इसकी पूरी कहानी क्या है। यस बैंक का वो कौन सा घोटाला सामने आया था कि सरकार को दखल देना पड़ा था। फिलहाल यस बैंक में कौन बड़े शेयर धारक हैं और बैंक की माली हालत कैसी है, बैंक के शेयरों में क्या असर दिखा है, भारत में बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई के क्या नियम कायदे हैं। इसके अलावा पारस डिफेंस के शेयरों में तेजी पर बात करेंगे। जानेंगे कि एक महीने में कंपनी के शेयर 50% जितना क्यों बढ़ गए हैं। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Sonata. भारत के टॉप 10 प्राइवेट बैंकों में शुमार यस बैंक एक बार फिर से चर्चा में है। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान का बड़ा वित्तीय समूह सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी यस बैंक में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद सकता है। मिंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने मिंट को बताया है कि एसएमबीसी या तो यस बैंक में 26% से कम हिस्सेदारी खरीदेगा या शेयर स्वैप के जरिए मर्जर करेगा या फिर 26% हिस्सेदारी खरीदकर ओपन ऑफर ला सकता है। मिंट की रिपोर्ट बताती है कि यह डील 1.7 अरब डॉलर में पूरी हो सकती है। ओपन ऑफर के जरिए एक खास कीमत पर कंपनी या निवेशकों को अपने शेयर बेचने का मौका दिया जाता है। ओपन ऑफर का उद्देश्य कंपनी के शेयर धारकों को बाहर निकलने का मौका देना होता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई महीनों की बातचीत के बाद जापानी बैंक समूह सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प में बड़ी हिस्सेदारी लेने के लिए बस चंद कदम दूर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान के बैंकिंग ग्रुप के अधिकारियों ने शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए पिछले सप्ताह मुंबई में अन्य प्रमुख शेयर होल्डर्स के साथ एसबीआई के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। हालांकि इस बीच यस बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया जिसमें उसने कहा कि ये अभी शुरुआती चरण में बातचीत चल रही है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बाद में आगे उसे बताया जाएगा। जो भी होगा आगे पता चलेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ने से पहले यस बैंक के बारे में अच्छे से जानते हैं। यस बैंक भारत के प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंकों में से एक है। इस बैंक की स्थापना साल 2003 में राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर की थी, लेकिन साल 2004 में आरबीआई ने इसे बैंकिंग लाइसेंस दिया था। शुरुआत में राणा कपूर और अशोक कपूर के पास बैंक में 26% हिस्सेदारी थी। साथ ही राबो बैंक की यस बैंक में 20% हिस्सेदारी थी। नवंबर 2008 में बैंक के को फाउंडर अशोक कुमार की मुंबई 26/11 में हुए आतंकवादी हमलों के दौरान ट्राइडेंट होटल में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से राणा कपूर ही यस बैंक के मुखिया के तौर पर काम कर रहे थे। यस बैंक ने अगस्त 2004 में अपनी पहली बैंक शाखा खोली थी। इसके बाद मुड़कर नहीं देखा और तेजी से विस्तार किया। फिलहाल यस बैंक की देश भर के अलग अलग इलाकों में करीबन 1200 बैंक शाखाएं हैं। वैसे तो यस बैंक देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक की तुलना में आकार में छोटा है, लेकिन देश के निजी बैंकों में इसकी गिनती टॉप 10 बैंकों में होती है। खासकर क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के मामले में ये बैंक काफी तेजी से आगे बढ़ा है। फोर्ब्स इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैप यानी कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी के शेयरों की टोटल वैल्यू के हिसाब से यस बैंक निजी क्षेत्र का 7वां सबसे बड़ा बैंक है। 21 अप्रैल 2025 तक बैंक का मार्केट कैप करीबन 59,165 करोड़ रुपए था, जबकि 6 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एसेट के लिहाज से यस बैंक भारत का 6ठा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। लेकिन यस बैंक को अपनी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी बेचने की नौबत क्यों आई और बैंक के
अर्श से फर्श तक पहुंचने की पूरी कहानी क्या है, जानते हैं कि यस बैंक के बुरे दिन कब शुरू हुए और कंपनी के फाउंडर राणा कपूर को जेल क्यों जाना पड़ा, सरकार को दखल क्यों देना पड़ा। चलिए इन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि बैंक के को फाउंडर अशोक कपूर की 26/11 के आतंकी हमलों में मौत हो गई थी। इसके बाद राणा कपूर बैंक के इकलौते प्रमोटर यानी मुखिया बन गए। लेकिन अशोक कपूर की मौत के कुछ समय बाद अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और राणा कपूर के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद शुरू हुआ। मधु अपनी बेटी शगुन गोगिया को बैंक के बोर्ड में शामिल करना चाहती थी, लेकिन राणा कपूर और बैंक के बोर्ड ने इसका विरोध किया। मामला मुंबई हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां राणा कपूर की जीत हुई, लेकिन इस विवाद ने बैंक के कामकाज और मैनेजमेंट पर सवाल पैदा किए। जैसा कि हमने बुलेटिन की शुरुआत में बताया था कि राणा कपूर को लेकर एक बात काफी चर्चा में रहती थी, अगर कोई बैंक आपको लोन नहीं दे रहा हो तो यस बैंक जरूर लोन दे देगा। बाद में यही बात बैंक के लिए नासूर बन गई। हुआ यूं कि राणा कपूर ने रियल एस्टेट और दूसरी कंपनियों को खूब लोन बांटे, लेकिन इनमें से कई लोन एनपीए हो गए। माने जिन लोगों ने बैंक से कर्ज लिया वो तय समय में अपने कर्ज को चुका नहीं पाए। उदाहरण के लिए डीएचएफएल और अनिल अंबानी की कंपनियों को दिए गए लोन डिफॉल्ट हो गए। बैंक का एनपीए बढ़ा तो बैंक की माली हालत खराब होने लगी। आरबीआई की भी नजर पड़ी तो साल 2017 से आरबीआई ने भी यस बैंक पर कड़ी नजर रखनी शुरू की। तो जांच में पता चला कि बैंक ने अपने खराब कर्जे को छिपाने के लिए अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत पेश की थी। सितंबर 2018 में आरबीआई ने राणा कपूर को सीईओ का कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें जनवरी 2019 तक सभी पद छोड़ने का आदेश दिया। राणा कपूर के जाने के बाद बैंक की स्थिति और बिगड़ गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 की चौथे तिमाही में बैंक को 1500 करोड़ से ज्यादा का घाटा उठाना पड़ा। जब से बैंक शुरू हुआ था तब से ये अभी तक का सबसे बड़ा घाटा था। कहा गया कि बैंक ने जानबूझकर इन आंकड़ों को छिपाया था। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस दौरान धीरे धीरे राणा कपूर और उनके रिश्तेदार बैंक के शेयर बेचते रहे, यानी बैंक से अपने हिस्सेदारी घटाते रहे और ये टोटल हिस्सेदारी 5% से भी कम हो गई। जबकि इससे पहले तक राणा कपूर ने अपने शेयरों को हीरा मोती बताते हुए बेचने से इनकार कर दिया था। जब बैंक शुरू हुआ तो राणा कपूर के पास बैंक के 26% शेयर थे। इधर एनपीए बढ़ने और मैनेजमेंट में विवाद के बीच कई विदेशी ब्रोकरेज फंड्स और क्रेडिट एजेंसियों ने बैंक का आउटलुक घटा दिया और कुछ ने इसे नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद यस बैंक के लिए बाजार से पैसा जुटाना मुश्किल होने लगा। उधर बैंक के निवेशकों ने भी शेयर बेचने शुरू कर दिए। इसके बाद बैंक के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। साल 2020 की शुरुआत में यस बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि बैंक पैसा जुटाने में फेल हो गया और करीब करीब डूबने की कगार पर पहुंच गया। इसके बाद आरबीआई ने मोर्चा संभाला। आरबीआई ने 5 मार्च 2020 को बेलआउट प्रावधान के तहत यस बैंक का अधिग्रहण कर लिया और बैंक बोर्ड को भंग कर दिया। 30 दिन का मोरेटोरियम लागू किया गया। ग्राहकों को अपने खातों से केवल 50,000 तक निकालने की इजाजत दी गई। इस फैसले से ग्राहकों में हड़कंप मच गया। आरबीआई ने बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन किया। 13 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी। एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी और डिप्टी एमडी प्रशांत कुमार को बैंक एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आरबीआई ने आदेश जारी कर सरकारी और निजी बैंकों से यस बैंक में पैसा डालने की बात कही। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों ने यस बैंक की मदद की। 18 मार्च 2020 को मोरेटोरियम हटा लिया गया और बैंक ने फिर से बैंकिंग के कामकाज को शुरू कर दिया। वहीं राणा कपूर पर आरोप लगा कि उन्होंने व्यक्तिगत फायदे के लिए गलत तरीके से जो भी लोन प्रपोजल्स दिए गए थे उन्हें एक्सेप्ट किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 7 मार्च 2020 को राणा कपूर को 466.51 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े 8 अन्य मामलों में भी आरोप लगाए गए थे। हालांकि राणा कपूर को अब सभी मामलों में जमानत मिल गई है। अब जानते हैं कि यस बैंक में किसकी कितनी हिस्सेदारी है और फिलहाल बैंक की माली हालत कैसी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यस बैंक एसबीआई का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। एसबीआई की यस बैंक में करीबन 24% हिस्सेदारी है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और एलआईसी के अलावा दूसरे संस्थागत निवेशकों की यस बैंक में हिस्सेदारी करीबन 11.34% है। मार्च तक निजी इक्विटी फंड एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल के पास क्रमशः 9.2% और 6.84% हिस्सेदारी थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यस बैंक में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। एसबीआई 23.77%, एडवेंट 9.2%, कार्लाइल 6.84%, एलआईसी 3.98%, एचडीएफसी बैंक 2.75%, आईसीआईसीआई बैंक 2.39%, कोटक बैंक 1.21%, एक्सिस बैंक 1.01% और बाकी जो दूसरे आम निवेशक हैं उनकी बैंक में 48.65% की हिस्सेदारी है।
आरबीआई के दखल और कई बैंकों की तरफ से बैंक में हिस्सेदारी लेने के बाद बैंक की माली हालत में काफी सुधार आया है। बैंक के मौजूदा बही खातों की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बैंक का मार्केट कैप 55,595 करोड़ है। वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक के टोटल डिपॉजिट्स 2.85 लाख करोड़ पर पहुंच चुके हैं। ये वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले करीबन 3 गुना ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2025 में यस बैंक ने नेट प्रॉफिट 2040 करोड़ दर्ज किया है। ये साल दर साल 93% ज्यादा था। इसके अलावा यस बैंक के एनपीए में भी अच्छी खासी कमी आई है। वित्त वर्ष 2020 में बैंक का एनपीए 5% के आसपास था, जबकि 2025 में ये 0.3% पर आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एसएमबीसी को आरबीआई से मौखिक आश्वासन मिला है कि उसे बैंक में बहुमत हिस्सेदारी बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। सामान्य तौर पर एफडीआई नियम किसी एक विदेशी कंपनी को नियंत्रणकारी हिस्सेदारी यानी 51% या उससे ज्यादा लेने की अनुमति नहीं देते हैं। मौजूदा समय में भारत के निजी बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई की कुल सीमा 74% है, जबकि सरकारी बैंकों में एफडीआई की लिमिट 20% तय की गई है। बता दें कि जैसे ही ये यस बैंक की हिस्सेदारी बेचने की खबर सामने आई तो मंगलवार 6 मई को शुरुआती कारोबार में यस बैंक के शेयर की कीमतों में 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। हालांकि बाजार बंद होने पर बैंक का शेयर करीबन 1.5% की तेजी के साथ 18 रुपए के आसपास बंद हुआ। अब आपको लेकर चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो शेयर बाजार से जुड़ी है। बाजार में खरीदारी का दौर जारी है। निफ्टी और सेंसेक्स अपनी जो लंबी गिरावट चल रही थी उसे रिकवर कर चुके हैं, लेकिन खबर बेंचमार्क इंडेक्स से नहीं, एक खास शेयर से जुड़ी है। नाम है पारस डिफेंस। डिफेंस सेक्टर के इस शेयर ने बीते एक महीने में करीबन 50% का रिटर्न दिया है। 6 मई को पारस डिफेंस का शेयर बीएसई पर 1391 रुपए पर खुला। कारोबार के दौरान एक समय ये 1429 रुपए के लेवल तक पहुंच गया। बाद में ऊपरी लेवल पर कुछ बिकवाली हुई और आखिर में 1.68% की गिरावट के साथ 1352 रुपए 65 पैसे के लेवल पर बंद हुआ। जबकि एक महीने पहले 7 अप्रैल को बीएसई पर इसके शेयर का भाव 919 रुपए था। यानी कि एक महीने में निवेशकों को करीब 50% का फायदा हो चुका है। अब इस तेजी के पीछे की वजहें जान लेते हैं। पहला और जो हालिया कारण है वो है एक डील। कंपनी ने इजराइल बेस्ड हेवन ड्रोन्स लिमिटेड के साथ एक डील साइन की है। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि इस डील के तहत एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया जाएगा, जिसके अंदर लॉजिस्टिक्स और कार्गो ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। हालांकि इस डील की वैल्यू का खुलासा नहीं किया गया है। इस खबर को भी निवेशकों ने पॉजिटिवली लिया। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में तिमाही नतीजे जबरदस्त पेश किए हैं। मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का मुनाफा 97% बढ़कर करीब 20 करोड़ रहा है। पिछले साल की इसे तिमाही के मुकाबले ये मुनाफा करीब 2 गुना है, जब कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 35.8% बढ़कर 108.2 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भी डिफेंस शेयर काफी फोकस में है। तो कुल मिलाकर इन्हीं कारणों का असर पारस डिफेंस के शेयरों पर दिख रहा है। शेयर के इतर सेंसेक्स 6 मई को 0.19% नीचे जाकर 80,641 का लेवल पर बंद हुआ और निफ्टी 0.33% की गिरावट के बाद 24,379 के लेवल पर बंद हुआ। इस गिरावट में बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 427 लाख करोड़ से घटकर 421 लाख करोड़ पर आ गया, यानी निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ का घाटा हुआ। जाते जाते 2 सूचनाएं। पहली, किताबवाला में इस हफ्ते हमने प्रहलाद ध्यानी से बात की है, जिन्हें सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 331 दिनों तक बंदी बनाकर रखा था। उन्होंने पूरे टॉर्चर की और वहां से निकलने की कहानी बताई है। एपिसोड 7 मई को दोपहर 2 बजे लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। दूसरी सूचना, इंडियन क्रिकेटर स्नेह राणा के साथ बैठकी भी आप 9 मई को यूट्यूब पर देख सकते हैं। वुमेन क्रिकेटर्स के ड्रेसिंग रूम के मजेदार किस्से खुले हैं। दोनों शोज देखिए और अपनी राय दीजिए। बहरहाल आपके लिए खर्चा पानी का ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।